हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो राजस्थान जूनियर इंजीनियर का स्टूडेंट्स की डिमांड पर इस पेपर को आज मैं बड़ी जल्दी से कंप्लीट करूंगा और मेन उद्देश्य मेरा ये है कि मैं आपको ये भी इसमें दिखा सकूं कि कितने सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट जो हमने पॉइंटर्स और ऑब्जेक्टिव्स कराए हैं वहाँ से सीधे पूछे गए हैं। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की ये कमाल की बात है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा से रिपीट होते आए हैं। एग्ज़ामिनर्स को मेरी खासकर एक रिक्वेस्ट है कि भाई स्टूडेंट्स जो है बहुत दिनों से एक ही प्रकार के क्वेश्चन कर कर के थक चुके हैं और हम लोग भी एक ही तरीके के मैटर स्टूडेंट को इसलिए बताते हैं क्योंकि भाई आप कुछ नया करते ही नहीं हैं, कुछ नया क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं। इस पेपर में भी कम से कम 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि इसकी वजह से क्या होता है कि क्वेश्चन का जो पेपर स्टैंडर्ड है ना वो बढ़ नहीं पा रहा है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एक ही तरीके के क्वेश्चन बहुत ही सालों से पूछे जा रहे हैं। तो इसका नुकसान ये होता है कि जो स्टूडेंट रट लेते हैं उनका हो जाता है, जिन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है वो हर एक क्वेश्चन पे अलग से दिमाग लगाते हैं तो उनका 65, 70, 75 तक सही होता है। और जो क्वेश्चंस जिनके पॉइंटर्स रट गए हैं पूरे वो 90 के ऊपर सही कर लेते हैं। इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि जैसा देश वैसा भेष और जैसा एग्ज़ाम वैसी पढ़ाई। तो एग्ज़ाम लोक सेवा आयोग अधीनस्थ आयोग का है तो 50% क्वेश्चन आपके ऐसे होने चाहिए जो क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर याद आ जाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो चिंता का विषय है। पॉइंटर अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं रटे हैं तो चिंता का विषय है, क्योंकि ये एक अलग प्रकार का एरिया है। गेट के स्टूडेंट जो टॉप करते हैं वो लोक सेवा आयोग को एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते, लोक सेवा आयोग को टॉपर गेट में वैलिड स्कोर भी नहीं पाता। तो एक बहुत ही ज़्यादा डिस्पैरिटी ऑफ द एग्ज़ामिनेशन इवेंट्स हैं। अपने यहाँ के जो एग्ज़ामिनेशन इवेंट जितने भी हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के, सब में पेपर पैटर्न के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। ये बहुत इसकी ख़ास चीज़ है। अगर आपने पेपर पैटर्न को ध्यान में रखे बिना पढ़ाई की तो मतलब आप अपने दुश्मन, एक तरीके से आप अपने दुश्मन को जाने बिना उससे लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, या कई बार ऐसा भी होता है कि हमने तैयारी बहुत ज़्यादा कर ली और वहाँ पेपर उठाया तो पता चला कि पेपर में तो कुछ ऐसा पूछा ही नहीं, बहुत आसान सी चीज़ें आई हैं। तो आपको हमेशा से पेपर पैटर्न के हिसाब से अपना डेवलपमेंट करना है, बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई करनी है और बहुत कम भी नहीं करनी है। ये पढ़ाई कम और ज़्यादा हर एक बात पर डिपेंड करती है कि पेपर आपका कैसा है और एग्ज़ाम कैसा होता है। तो आइए बड़ी तेज़ी से इसको ख़त्म कर दें, ठीक है, क्योंकि थर्ड टाइम इस वीडियो को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने स्टार्ट किया था तो वीडियो शायद रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी, इसकी वजह से ये हुआ नहीं। देखिए, पहला क्लेई सॉइल के बारे में पूछा गया है, पहले ही बता चुका हूँ। 40 से 60% बहुत ही ज़्यादा बार ये ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पॉइंट के रूप में लिखवाया भी है। और सॉइल इरोजन ज़्यादा किस में होता है ऑब्जेक्टिव में करा चुका हूँ। ये आपका होता है सैंडी सॉइल में, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ऑप्शन। फिर आते हैं तीसरे पे कि कॉमन कंजर्वेशन मीजर ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि अगर मॉइस्चर कंजर्वेशन मीजर बोल देता तब तो हम बेंच और कंटूर भी लगा देते, लेकिन एग्रीकल्चर मीजर बोला है तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा केवल इसमें, बंडिंग एंड ब्रॉड बेस्ड टेरेसिंग। राजस्थान में जो निचली भूमि होती है, मतलब जहाँ पर पानी इकट्ठा करते हैं भैया, उसको क्या कहते हैं? दूसरे जगहों पर नादी और ताल कहते हैं, यहाँ पर खादिन कहते हैं। ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ द सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इन राजस्थान, इसको खादिन कहा जाता है। ठीक है, लो लैंड स्ट्रक्चर बनाना इसको कहते हैं। किसी भूमि पर गड्ढा करके कुछ बना दो, उसको खादिन बोल देंगे। हाइटोग्राफ क्या होता है? अरे यार, इतना फेमस क्वेश्चन है यार, ये 50वीं बार कम से कम मैं देख रहा हूँ, इतनी बार पॉइंट के रूप में भी दिया है मैंने, कि पेपर में भी कराया, हर जगह कराया हुआ है। जिसको रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। ठीक है, छठवें क्वेश्चन पे आते हैं। जिस क्वेश्चन में कुछ बात होगी वहीं पर बात करेंगे। ठीक है, बाकी इतना आसान पेपर है कि बात करने लायक भी क्वेश्चन नहीं है इसके। तो फिर आपके ये है कि द बेनिफिट ऑफ द इम्प्लीमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये बेनिफिट क्या भैया? सॉइल कंजर्वेशन भी होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होती है और नेचुरल वेजिटेशन को भी सपोर्ट मिलता है। तो तीनों ही सही हो जाएंगे। सातवें क्वेश्चन पे आते हैं। एकीकृत जल इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम भैया ये आपका चालू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी ज़रूरत होती है। यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन का नामकरण कारण क्या है? ये क्वेश्चन में थोड़ी सी वैल्यू है इसकी, क्योंकि इसकी वैलिडिटी ज़्यादा है। ये बात तो है, वैलिडिटी भी है, लेकिन इसकी वजह से इसको ये नहीं कहते, है ना। यूनिवर्सली अडॉप्टेड है, ये भी है, लेकिन इसकी वजह से इसको यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन नहीं कहते। इसको यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन कहते हैं इस कारण से क्योंकि ये सारी ही पैरामीटर को अपने अंदर संजोए हुए है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 मतलब।
समान ऊंचाई के बिंदुओं को, अरे ये भी पॉइंट के रूप में, मतलब इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा है कि मतलब जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। 9वें का पहला क्वेश्चन। फिर 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी कम से कम मैं 12वीं या 15वीं बार देख रहा हूँ। आज तक एग्जामिनर को ये भी नहीं हुआ कि b बराबर 2d लिख के पूछ लें, ठीक है। हमेशा से वही 200% लिख लिख के पूछ लें, हर स्टूडेंट को रट गया है, ठीक है। तो ये 10वें का चौथा ऑप्शन होगा, ठीक है। इस पर खास बात नहीं करेंगे क्योंकि ये पता है सबको, हाइड्रोलिक रेक्टेंगुलर हाइड्रोलिक सेक्शन में हमारी जो बेस की चौड़ाई होती है ये आपके पानी की गहराई की दुगनी होनी चाहिए। यही मिनिमम मोस्ट इफिशिएंट हाइड्रोलिक सेक्शन की मानक है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। रैशनल फार्मूला पीक डिज़ाइन रन ऑफ को निकालने के लिए किया जाता है, कितनी बार बताया हुआ है। 2-3 बातें और लिख लीजिए इसके बारे में। ये ओरिजिनली स्मॉल वाटर शेड के लिए डिज़ाइन किया गया था। दूसरी बात, एक बात और लिख लीजिए कि 50 किलोमीटर स्क्वायर से कम के एरिया के लिए पहले ये डिज़ाइन किया गया था, जो कि स्मॉल वाटर शेड होता है, और बाद में इसका इस्तेमाल बड़े वाटर शेड के लिए भी किया जाने लगा। Q बराबर CIE/360, यही एग्रीकल्चरल वाटर शेड आपका जो है इसका वो क्या है, वो होता है, फार्मूला होता है। Q बराबर क्या होता है, CIA/360 मीटर क्यूब पर सेकेंड में पीक डिस्चार्ज मिल जाता है, और जो हमको पीक डिस्चार्ज रेट मिलता है उसी हिसाब से अपने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स को हम बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्लास 4 टाइप ऑफ लैंड, ये भी मैंने आपको पॉइंटर में लिखाया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में कराया हुआ है, 50वीं बार क्वेश्चन आ रहा है। ये पार्सली सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, क्लास 5 के बाद से नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन हो जाती है लैंड, ठीक है। फिर आते हैं मोहर कोलम थ्योरी किस बात पर निर्धारित है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि जब कहीं पर मिट्टी में प्लाऊ का फार अंदर की तरफ घुसता है तो मिट्टी एक निश्चित प्रोफाइल पर ब्रेक होकर और पूरी मिट्टी पलट जाती है अगर हम हल को इस डायरेक्शन में चलाना चालू कर दें। तो होता क्या है कि जो मिट्टी का ब्रेकिंग है वो उस प्लेन पर होती है जहाँ पर मिट्टी की प्रोफाइल सबसे कमज़ोर हो, जो कि शीयर की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा कि पोटेंशियल फेल्योर ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल और मटेरियल फेल्योर बाय द शीयर, ये दोनों ही प्रकार के इसमें ऑप्शन होंगे। फिर वाटर शेड क्या होता है, तो हाइड्रोलॉजिकल एंटिटी कंट्रीब्यूटिंग रन ऑफ टू ए सिंगल आउटलेट, बहुत ही फेमस और डिफिनीशन है वाटर शेड की, और पॉइंटर में भी मैंने कराया, ऑब्जेक्टिव में भी कराया हुआ। इसका तो मतलब ये भी क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा गया, कोई भी क्वेश्चन फ्रेश नहीं है, सब पुराने हैं। मिडिल थर्ड रूल, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है जहाँ पर मैंने सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ाया है आपको, सेफ्टी ऑफ डैम एंड फिर स्पिलवे बारे में पढ़ा है। मिडिल थर्ड रूल होता क्या है, इसको आपको मैंने ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा, कभी ये पूछ लेता है मिडिल थर्ड रूल क्या होता है, और कभी कभी ये ऐसे पूछ लेता है E इज़ लेस देन B/6, कभी ऐसे पूछेगा कभी ऐसे पूछेगा, लेकिन हर बार पूछेगा क्या, मिडिल थर्ड रूल। भाई साहब एग्जामिनर्स लोग स्लाइडिंग, ओवर टर्निंग, क्रशिंग से भी रिलेटेड कुछ पूछ लो कि हमेशा मिडिल थर्ड रूल पूछोगे। 4 प्रकार से कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर फेल हो सकता है, स्लाइडिंग, ओवर टर्निंग, क्रशिंग और टेंशन। तो आप टेंशन वाला इज़ लेस देन B/6 या मिडिल थर्ड रूल क्यों पैदा करते हैं भाई? बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट के बने जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कंप्रेशन में मजबूत होते हैं, टेंशन में कमज़ोर होते हैं। तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार के फोर्स से टेंशन ना पैदा हो, इसके लिए एसेंट्रिसिटी का मान उसकी आधार की चौड़ाई के 6वें गुने से कम रखा जाता है, यही मिडिल थर्ड रूल कहलाता है। लेकिन ये इतनी बार आ चुका है कि हर बच्चे को याद होना चाहिए। अभी यहाँ पर टेंशन लिखा होता है तो चौथा ऑप्शन हो जाता है, नन ऑफ दीज होगा इसमें, इसलिए। फिर आते हैं कंटूर बंड क्यों बनाते हैं। कंटूर बंड बनाते हैं जहाँ पर पानी की कम बरसता हो, कंजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर की ज़रूरत हो, और सॉइल जो है हाईली परवियस हो। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे, 16वें का चौथा ऑप्शन, ठीक है। फिर आते हैं 17वें क्वेश्चन पे कि मिट्टी के कण के चलने के आरंभ, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेलोसिटी। ये भी मैंने आपको विंड इरोजन वाले चैप्टर में ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेलोसिटी, मतलब जहाँ से सॉइल पार्टिकल जो है अपनी जगह से मूव कर जाए वो थ्रेशोल्ड वेलोसिटी कहलाती है। फिर आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यदि बेंच टेरेस की चौड़ाई, बस एक मिनट, 10 मिनट खाली हो जाएंगे, हटा लेंगे सामान, अभी आप रुक जाए। बेंच टेरेस की चौड़ाई W और भूमि की ढाल S है, तो 1:1 राइजर ढाल के लिए ऊर्ध्वाधर अंतराल कितना होगा। तो यहाँ पर वर्टिकल इंटरवल पूछा गया। वर्टिकल इंटरवल का एक फार्मूला जान लीजिए तो आपका काम हमेशा आसान रहेगा उससे। तो वर्टिकल इंटरवल बराबर जो होता है VI इक्वल टू, हाँ भैया कहाँ गया, VI इक्वल टू, थोड़ा मोटा पेन चल रहा है लेकिन कोई बात नहीं, समझ जाएंगे आप लोग, WS/100 - S
इंटू स्लोप, है ना। यहाँ पर किससे गुणा कर रहे हैं, स्लोप से। यहाँ स्लोप कितना है, 1:1, तो मतलब 1/1, तो फाइनल क्या हो गया, WS/100 × S, इतना ही होना चाहिए, WS/100 × S। ये कहीं पर है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी मतलब चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या है, अरे यार फिर से मतलब इरिटेट हो जाते हैं हम यार, इतने आसान क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई। 50,000 रुपया सैलरी देने वाले हो यार, कम से कम क्वेश्चन तो अच्छा पूछो। 1 यूनिट ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे। टॉप टेबल टॉप बेंच टेरेस आर सुटेबल फॉर एरिया हैविंग, ये भी क्वेश्चन इतना पुराना घिसा पिटा, वही रद्दीपना, कोई मतलब नहीं। 2015 में पेपर आया था, उसके पहले भी 10 बार पूछा गया है। ये होगा ऑप्शन नंबर 1, मीडियम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडलर विद मीडियम परमेबल डीप सॉइल, सॉरी इसमें क्या होगा कि मीडियम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल की वजह से पहला नंबर 1 है, लेकिन यहाँ पर मीडियम की जगह हाई परमेबल डीप सॉइल होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन फिर भी ऑप्शन नंबर 1 पे ही जाएंगे, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड नियरेस्ट ऑप्शन यही बन रहा है। 21 पे आते हैं। सॉइल डिग्रेडेशन एक्सेलरेटेड इरोजन की वजह से होता है। एक्सेलरेटेड इरोजन का मतलब विंड वाटर की वजह से होने वाला इरोजन, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। फिर आते हैं 22वें पे। द टर्म डेनुडेशन इज यूज इन एक्सप्रेस द इरोजन इन द टर्म्स ऑफ सेडिमेंट यील्ड पर यूनिट एरिया होगा इसका आंसर, क्योंकि डेनुडेशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए 1 स्क्वायर किलोमीटर फील्ड है कहीं पर, इसमें जितने भी उतार चढ़ाव गड्ढे वाले संरचनाएं जो हैं, जो भी स्ट्रक्चर होंगे, सब डेनुडेशन स्ट्रक्चर कहलाते हैं। तो डेनुडेशन जो आपका है वो किस तरीके से डेवलप होता है, कहीं से इरोजन हो जाए और कहीं पर डिपोजिशन हो जाए, तभी उसको डेनुडेशन कहते हैं। कहीं से मिट्टी कट जाए और कहीं पर जाकर इकट्ठी हो जाए, तो क्या होगा, ये ऊंची और नीची भूमि बन जाएगी, जिसको डेनुडेटेड लैंड बोलते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, सेडिमेंट यील्ड के द्वारा। सेडिमेंट यील्ड भी मैंने आपको अलग से बताया है, डिलीवरी रेशियो सेडिमेंट यील्ड के बारे में अलग से मैंने आपको बताया हुआ है, तो इस पर कोई खास चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसका हो जाएगा 22वें का तीसरा ऑप्शन। फिर आते हैं 23वें क्वेश्चन पे कि विंड इरोजन कहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो ये एरिड और सेमी एरिड एरिया दोनों में ही कॉमन होता है। फिर आते हैं वी शेप गली आर फॉर्म्ड इन, वी शेप गली जो होती है ये आपके हिली एरिया में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर हिली एरिया वाटर वेलोसिटी अधिक होगी, तो जो गली का शेप होगा वी आकार का बनेगा। फिर आपका है साइंस डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ फ्लो, मेजरमेंट ऑफ फ्लो को से डील करने वाला साइंस कौन सा है, तो हाइड्रोमेट्री होता है। अगर फ्लूवीमेट्री भी ऑप्शन में होता है तो हाइड्रोमेट्री के ऊपर सुपरसीड कर जाता है वो। फिर आते हैं 26 पे। लार्ज वाटरशेड आर दोज इन विच, लार्ज वाटरशेड कौन से होते हैं, जिसमें जो बड़े वाटरशेड वो होते हैं जिसमें जो उसका रन ऑफ होता है उसके फ्लो का मेजर पार्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। फिर आते हैं 27 पे। when the moisture and rainfall are inadequate during the growing season to support the healthy crop growth, healthy crop growth नहीं हो रही है, moisture inadequate है, तो डायरेक्ट डिफिनीशन किसकी बन रही है, एग्रीकल्चरल ड्रॉट की। फिर आते हैं द सर्वे यूज्ड फॉर survey used